सो फार वी हैव स्टडीड कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में किस तरह से वेरिएशंस आता है। तो अब हम लोग एक बार ग्रुप पीरियड 2 को कंसिडर करते हैं, सॉरी पीरियड 3 को कंसिडर करेंगे। तो पीरियड 3 में हमारा एलिमेंट्स है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फिर आर्गन नॉन मेटल है तो उसको अभी हम लोग फ़िलहाल स्टडी नहीं कर रहे। तो अगर इन सारे एलिमेंट्स को देखा जाए तो इन सारे एलिमेंट्स में अगर हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बोले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, मैग्नीशियम का होता है 282, एल्युमिनियम की बात की जाए तो 283, सिलिकॉन की बात करें तो 284 और इस तरह से 285, 286 और 287 हो जाता है ना। आप देखोगे सोडियम तो ऑब्वियसली सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोडियम हमारा मेटल की तरह काम कर रहा है। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं वो मेटल कहलाता है। सेम वे मैग्नीशियम भी देख रहे हो किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इसको लूज़ करेगा। सेम वे एल्युमिनियम भी लूज़ करता है। तो कहीं ना कहीं सिलिकॉन की बात करें तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 किसी से ले भी सकता है और ये अपना 4 किसी को दे भी सकता है, इसलिए ये एक्चुअल में शेयरिंग करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो सोडियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम है ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे हैं, तो ये मेटालिक नेचर के होते हैं और वी कैन से ये सब मेटल्स होते हैं। और इस साइड बात करते हैं क्लोरीन का, तो उसके पास 7 है तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये 2 लेता है। उसी तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये लोग अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसे हम लोग नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। और बात करें हमारा सिलिकॉन, तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता है, सो वी कॉल इट एज मेटालॉइड्स। ये मेटालॉइड्स कहलाते हैं। अब हम लोग इसके ऑक्साइड्स को देखेंगे। तो ऑक्साइड्स अगर इसी एलिमेंट्स का नोट किया जाए तो सोडियम ऑक्साइड Na2O, सेम वे मैग्नीशियम MgO, एल्युमिनियम Al2O3, सिलिकॉन SiO2, फॉस्फोरस P2O5, सल्फर SO3 एंड क्लोराइड Cl2O7। तो ये क्या है हमारा डिफरेंट एलिमेंट्स का हमने ऑक्साइड्स को कंसिडर किया। तो हम ये बता दें कि जो मेटल्स होते हैं, सो मेटल्स के जब भी ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जो भी मेटल्स का ऑक्साइड फॉर्म करता है वो ऑक्साइड्स कहलाते हैं मेटालिक ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं। उसी तरीके से नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि हमारे जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, जैसे ये 3 मेटल है, तो मेटालिक ऑक्साइड्स जो भी होते हैं वो हमेशा बेसिक इन नेचर होंगे। आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और इस तरह से भी जान लो कि इसका नेचर कैसा होता है। दीज आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। द सेम वे ये सब हमारे नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक। सो लेट अस स्टडी कि इनमें से सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन है। अगर हम बात करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम का, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन है? हमने स्टडी किया है मोस्ट मेटालिक वो होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होता है। तो इनमें से किसका सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है? सोडियम, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ करता है। तो ऑब्वियसली इसका साइज़ बड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हैं, उसको रिलीज़ करना आसान हो जाएगा। तो हमारा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम जो है वो मोस्ट मेटालिक है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका काम क्या होता है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। फिर इस तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसका बेसिक कैरेक्टर
डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा स्ट्रांगली बेसिक होता है, आप यहाँ पे स्ट्रांगली लगा सकते हो या फिर ठीक है स्ट्रांग बेस होते हैं, ये बेसिक होते हैं और ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक उसको बोलते हैं, देखो बेसिकली अगर कोई बेस है तो बेस किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड्स के साथ करता है। आपने पढ़ा रिएक्शन ना, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो अगर बेस है तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन ये जो एम्फोटेरिक होते हैं ना, ये एसिड्स के साथ तो करते ही हैं लेकिन साथ साथ बेस के साथ भी करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट नॉन मेटल्स, सो नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो एक बात बताओ कि फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कौन है? तो नॉन मेटल्स वो होते हैं जिसका गेन करने का टेंडेंसी होता है, तो क्लोरीन का गेन करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ हमने पढ़ा है अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीजेस, तो सबसे छोटा साइज़ क्लोरीन का होगा। तो ये बाहर वाले सेल के काफ़ी क्लोज़र है, तो बाहर में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो वो इजीली उसको खींच सकता है, मतलब गेन आसानी से कर सकता है। तो क्लोरीन जो होता है वो स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मोस्ट एसिडिक। तो ये जो होता है इसे कहते हैं फीबली एसिडिक। फिर ये हमारा एसिडिक हो जाता है, ये मोर एसिडिक हो जाता है और इसे हम कह सकते हैं मोस्ट एसिडिक। तो मोस्ट एसिडिक फॉर्म करने के लिए हमारा नॉन मेटल्स भी कैसा होना चाहिए, ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। ज़्यादा नॉन मेटालिक है, ये क्या है, ज़्यादा मेटालिक है, ये क्या है, ज़्यादा नॉन मेटालिक है। ऑब्वियसली समझो ना कि अगर इधर से इधर जा रहे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा होगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते करते सबसे ज़्यादा किसका हो गया, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो ऑक्साइड होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। और उसी तरह से मेटल्स में इधर जाने पे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है ना, तो सबसे ज़्यादा मेटालिक अगर मिलेगा तो लेफ्ट मोस्ट में मिलेगा। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा मेटालिक है, इसलिए ये कैसा बेस फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग बेस। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे एक नया टॉपिक और वो है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी। सो केमिकल रिएक्टिविटी के लिए बेसिकली हम लोग ये पहले देखते हैं कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी होता है टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने का जो टेंडेंसी होता है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी के नाम से जानते हैं। जैसे अगर बात करते हैं मेटल्स का, तो मेटल्स का काम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना होता है। सेम वे अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स का, तो नॉन मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। तो कोई भी एलिमेंट जितना आसानी से, अगर वो मेटल है तो जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा वो उतना ही ज़्यादा, ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि कोई भी मेटल्स अगर इलेक्ट्रॉन्स को जितना इजीली लूज कर देगा वो उतना ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होगा, ठीक है, या उतना ज़्यादा मेटालिक इन नेचर होगा। सेम वे अगर कोई नॉन मेटल्स जितना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, दैट इज़ वो उतना ही ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा, या फिर बोल सकते हैं वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर हम एक रफ फिगर बनाएं अपने पीरियोडिक टेबल का, तो हमने वहाँ पर स्टडी किया था कि हमारा ग्रुप 1 होता है, फिर ग्रुप 2 होते हैं, फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा 13, 14 इस तरह से रफ फिगर बना रहे हैं हम, इस तरीके से होता है। सो इस पीरियोडिक टेबल में आप ये पहले स्टडी करो, समझो कि यार ये तो हमारा ग्रुप 1 है, राइट, ये हमारा ग्रुप 2 है, और फिर हमारा ये ग्रुप 13 आ जाता है। हमने स्टडी किया है कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं, ठीक है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं तो हमने पढ़ा है कि साइज़ डिक्रीज़ करता है। साइज़ किस चीज़ का? एटॉमिक साइज़।
और एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी आसानी से पकड़ के रख सकता है, उसको लूज़ करने देगा नहीं, तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। मतलब अगर मोस्ट मेटालिक आपको मिलेगा तो किधर मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में आपको मेटालिक मिलते हैं। और अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो वो किधर मिलते हैं? राइट में आपको क्या मिलते हैं? नॉन मेटालिक। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। नाउ हमने ये भी स्टडी किया कि जब हम डाउन अ ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। तो जब डाउन अ ग्रुप जा रहे हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मतलब हमने पहले तो ये स्टडी किया कि लेफ्ट में मेटल्स मिलते हैं और उन मेटल्स में भी वो पूरा जो लिस्ट ऑफ मेटल्स है उसमें नीचे जाएंगे तो हमको ज़्यादा मेटालिक मिलने वाला है, क्योंकि साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इजली से लूज हो सकता है। दैट मीन्स नीचे में क्या मिलेगा? मोस्ट मेटालिक। नॉन मेटल साइड में भी तो वही लॉजिक है कि जब हम नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं गेन करना है, तो साइज़ जितना छोटा होगा गेन करना उतना आसान होगा। तो अगर आपको मोस्ट मेटालिक, मोस्ट नॉन मेटालिक चाहिए तो वो ऊपर मिलता है, नीचे जाओगे तो लीस्ट नॉन मेटालिक मिलेगा। हाँ, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो अब आप ये समझो कि केमिकल रिएक्टिविटी को हम कैसे बताएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब हम एक्रॉस अ पीरियड बात कर रहे हैं तो ये हमारा सबसे ज़्यादा मेटालिक इन नेचर है। फिर जब आप थोड़ा इसे इधर गए तो मेटालिक नेचर कम हुआ तो उसका लूज़ करने का टेंडेंसी कम हुआ, मतलब रिएक्टिविटी घटा। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हो तो फिर से लूज़ करने का टेंडेंसी मेटल्स का घट रहा है, तो फिर केमिकल रिएक्टिविटी घट रहा है। दैट मीन्स कि हम पर्टिकुलर ग्रुप का बात करते हैं, सोडियम पीरियड का बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इसका लूज़ करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, इसका साइज़ बड़ा है, इसका थोड़ा साइज़ छोटा होने की वजह से इसका टेंडेंसी और कम, मतलब रिएक्टिविटी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ किया। एल्यूमिनियम के पास पहुँचेंगे तो रिएक्टिविटी और भी डिक्रीज़ करेगा, राइट। तो इस तरीके से जिस तरह से हम अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा इसका रिएक्टिविटी सिलिकॉन का और भी कम हो जाएगा। नाउ अब आप ये समझो कि अब नॉन मेटल्स आ गए, तो जब नॉन मेटल्स आ गए तो अब हम उसके रिएक्टिविटी को स्टडी करने के लिए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन नहीं देख के क्या देखते हैं? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटा कौन है? क्लोरीन। तो जितना छोटा उतना ज़्यादा टेंडेंसी टू गेन करने का, तो ये क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव। उसी तरह से मेटल्स में देखें तो कौन सा होंगे मोस्ट रिएक्टिव? सोडियम, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा लूज करने का टेंडेंसी, साइज सबसे बड़ा है, तो लिखेंगे मोस्ट रिएक्टिव। तो सोडियम हमारा मोस्ट रिएक्टिव है और इस तरीके से रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। और इधर जाने पर रिएक्टिविटी, अगर हम इधर से इधर बोले तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो फिर हम इधर से इधर को क्या दिखा सकते हैं? डिक्रीजेस, राइट। और अगर ऐसे एरो दे दे तो क्या बोलेंगे? दैट मीन्स कि आप जब किसी भी अक्रॉस अ पीरियड में स्टडी करते हो तो पहले आते हैं कुछ मेटल्स, तो जब मेटल्स जब तक हैं तब तक रिएक्टिविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फिर हमें बीच में मेटोलाइट मिला, उसके बाद क्या होता है? रिएक्टिविटी फर्दर इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि वो अब वो नॉन मेटल्स आ गए, तो अब हम टेंडेंसी टू लूज नहीं बल्कि टेंडेंसी टू गेन को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करता है, फिर मेटालॉइड्स के बाद क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो ये था हमारा अक्रॉस अ पीरियड। बात करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, जैसे लीना की रब से फरियाद, ये इस तरह है ना। तो जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बता दो कि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है?
इंक्रीज कर रहा है। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो ऑब्वियसली हमारा मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, और जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा दैट मीन्स नीचे जाने पर केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। तो हम बोल सकते हैं दैट कि जो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट होते हैं या फिर जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो हमेशा ग्रुप 1 के बॉटम में ही ऑब्टेन होंगे, क्योंकि वो मोस्ट मेटालिक है और मोस्ट मेटालिक होने की वजह से वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी एज अ मेटल दिखाएगा। सेम वे अगर बात करेंगे नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल में तो अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज़ बड़ा हो रहा है और हमको तो गेन से मतलब है, लूज से मतलब है नहीं। तो डैट मीन्स सबसे मोस्ट गेनिंग पावर किसका होगा? ऊपर वाले का। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में जितना ऊपर रहेंगे उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे फ्लोरीन है, आपने पढ़ा है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? नॉन मेटालिक होगा या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होगा। सो नाउ यू कैन कवर, आपको मैंने पहले भी दिया था इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब इस क्वेश्चंस पर बेस्ड आपको जो भी डाउट्स है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और ये जो आपके बुक में ग्रेडेशंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिंपली आप स्टडी कर सकते हो कि उसमें मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल्स का है वो डाउन अ ग्रुप डिक्रीज़ करता है, और नॉन मेटल्स की बात करें तो वो इंक्रीज़ करेगा। बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड, तो वो सारे कुछ मेंशन किए हुए हैं कि ग्रुप 14 तक वो पहले इंक्रीज़ करता है फिर उसका डिक्रीज़ करता है। सो नाउ अब हम लोग स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये तीनों टर्म एक ही टर्म है, तब तक आप इसको पहले नोट कर लें। So now we will proceed with our next topic, and the topic is ionization potential. So आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर क्या होता है, आयनेशन पोटेंशियल, आयनेशन एनर्जी या फिर आयनेशन एंथैल्पी, ये पोटेंशियल एनर्जी या एंथैल्पी ये सब एक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले ये समझो कि हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, तो एटम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमने पढ़ा है कि यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक अगर हम सोडियम की बात करें तो उसमें 3 सेल होते हैं, 2, 8, 1, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 और लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये समझना होगा कि ये हमारा एनर्जी सेल है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, फिर हमारा ये के सेल, एल सेल और एम सेल और इस तरह से आगे जा रहा होता है। तो अगर हम बात करें के सेल का, तो ये न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज़र है। सो न्यूक्लियस के क्लोज़र है मतलब कहीं ना कहीं ये एनर्जी इस सेल का उतना ज़्यादा नहीं है कि ये उस न्यूक्लियर पुल को ओवरकम करके थोड़ा दूर चला जाए। ठीक है, बात करते हैं अगर एल सेल का, तो कहीं ना कहीं इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तभी ये इस न्यूक्लियस के खिंचाव को भी ओवरकम करके इतना दूरी पर है। और बात करेंगे अगर एम सेल का, तो उसका एनर्जी और भी ज़्यादा है, तभी वो न्यूक्लियस से इतना ज़्यादा दूरी को मेंटेन रखा हुआ है, उसके अट्रैक्टिव फोर्स होने के बावजूद भी, डिस्पाइट दी अट्रैक्टिव फोर्स। दैट मीन्स कि जिस तरह से हमारा सेल्स बढ़ता जा रहा है, हमारे पास उसके उस सेल में एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी ही ताकत है।
अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ऑब्वियसली इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ताकत है, तभी ये इस सेकेंड सेल में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन का तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास सबसे ज़्यादा ताकत है, तभी आप देखोगे कि ये थर्ड सेल में। जैसे नॉर्मली आप किसी बॉल को स्पिन करते हो तो अगर आप ज़ोर से स्पिन करोगे तो देखोगे वो लार्जर एरिया कवर कर रहा है, अगर आप उसको नॉर्मली स्पिन करते हो तो वो देखोगे स्मॉलर एरिया कवर कर रहा है। मतलब उसके पास जितना ज़्यादा एनर्जी होता है वो उतना ज़्यादा दूरी पर अपने मेंटेन कर सकता है। तो दैट मीन्स हम अभी तक सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट एनर्जी होता है। लार्जर द डिस्टेंस ऑफ द सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, लार्जर इज द एनर्जी। सो नाउ अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये होता क्या है? इसका डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom। तो आप पहले ये समझो कि आइसोलेटेड वर्ड तो अभी बहुत फेमस है, तो आइसोलेटेड का मतलब तो जान रहे होगे कि अकेला। सो दैट मीन्स आइसोलेटेड क्या, जब हम बात करते हैं एलिमेंट का, लाइक अगर हम एलिमेंट सोडियम की बात करें तो एलिमेंट सोडियम सिर्फ एक सोडियम एटम से तो बना नहीं होता है, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स, वहाँ पे सोडियम के बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो पहले हमने एक वर्ड यूज़ किया फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट मीन्स कि हम उस सोडियम मेटल को पहले आइसोलेट समझ लें कि वो हमारे पास एक सोडियम मेटल है और वो क्या है, आइसोलेटेड है, अकेला है, वो ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ नहीं है। तो अगर ये जो हमने बताया कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी कम है इसलिए ये फर्स्ट सेल में है, अगर इनके पास एनर्जी थोड़ा हम दे दें तो क्या ये कूद करके सेकेंड सेल में आ सकता है, जंप करके? यस। क्या अगर उसको हम एनर्जी और भी दे दें तो क्या वो थर्ड सेल में भी आ सकता है? यस। तो दैट मीन्स कि जब ट्रांजिशन होता है, जब लोअर सेल से इलेक्ट्रॉन्स हायर सेल में आते हैं तो उसको आने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट मीन्स कि जब हम एनर्जी देंगे किसी भी न्यूट्रल, फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल, न्यूट्रल लिखा है, न्यूट्रल का मतलब होता है कि एक ऐसा एटम जिसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो दैट मीन्स कि जब हम इसको एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये जो लोअर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर सेल में आएंगे, फिर और एनर्जी देंगे तो फिर नेक्स्ट हायर में आ गए। अगर हम उससे ज़्यादा भी एनर्जी दे दें तो क्या वो उस सेल के भी बाहर आ जाएगा, और अगर वो उस सेल के भी बाहर आ गया तो क्या वो एटम्स को छोड़ नहीं दिया, क्या वो अपने पेरेंट एटम को नहीं छोड़ दिया? तो क्या हम नहीं बोल सकते कि हमारा पेरेंट एटम उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया? सो दैट मीन्स हमें कितनी ताकत या हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब कोई एक अकेला एटम को हम कितना एनर्जी दे दें सो डैट कि वो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास से क्या कर दे, लूज़ कर दे। तो वो उस पूरी ताकत को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो उसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे। लेट अस कंसिडर, ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कराने का तो मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे। तो लेट अस कंसिडर कि हमारे पास एक मेटल है M और उसको हम एक सर्टेन एनर्जी दिए, उस एनर्जी का नाम क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो क्या होगा, मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो लूज़ करने के बाद मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया वो ये दिखा दिए। ठीक है, तो ये जो हमने पहला एनर्जी दिया ना इसको आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोलते हैं। आपके बुक में बस इतना ही बता रखा है, हम थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करो तो फर्स्ट टाइम में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो कम होता है। लेकिन अब एक बात समझो कि अगर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो फिर हमारे पास प्रोटॉन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम हो जाएंगी। फिर क्या होगा, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव ज़्यादा और नेगेटिव कम, तो फिर अब ये पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पावरफुली पकड़ के रख सकता है।
दैट मीन्स ये डोमिनेट कर जाएगा, राइट। और फिर अगर हमको दोबारा और इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो निकालने के लिए हमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप पर कोई आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, अचानक से कोई आकर के पाकिस्तान वाला इंडिया पर आकर के क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो क्योंकि हमने प्रिपेयर नहीं किया था तो वो पहले से काफ़ी इजीली उस पर अटैक कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम पहले से प्रिकॉशंस के साथ रहेंगे, हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो फिर सेकेंड टाइम में उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। सेम वे आप ऐसे समझ लो कि फर्स्ट टाइम में इलेक्ट्रॉन्स निकालना काफ़ी आसान होता है, फर्स्ट टाइम का आयनेशन एनर्जी कम होता है, लेकिन अगर सेकेंड टाइम निकाल रहे हो आयनेशन एनर्जी 2 की बात करोगे तो वो आयनेशन एनर्जी फर्स्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। खैर आप इतना ही समझो फिलहाल कि आयनेशन एनर्जी क्या होता है, हम कितना एनर्जी किसी एटम को दे दें सो डैट कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, बताओ ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ये मेटल्स को ज़्यादा चाहिए होगा कि नॉन मेटल्स को ज़्यादा चाहिए होगा? कुछ सोचो कि नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ही नहीं चाहता है, वो तो गेन करना चाहता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ही ताकत लगाओगे तभी जा कर के वो शायद लूज कर दे, है ना। सो दैट मीन्स कि नॉन मेटल्स का आयनेशन एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा, जबकि मेटल्स का आयनेशन एनर्जी कम। तो मेटल्स आपको किधर मिलते हैं, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड्स क्या होते हैं, मेटल्स, और राइट साइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि जब आप अक्रॉस अ पीरियड मूव करोगे तो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर आप ऊपर से नीचे मूव करते हो, डाउन अ ग्रुप जाते हो, तो बताओ एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो एटम का साइज जब बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन ज़्यादा है कि कम है, कम है, उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी एक्साइट कर दोगे, थोड़ा सा भी एनर्जी दे दोगे तो तुरंत वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। सो दैट मीन्स जब हम नीचे जाते हैं तो आयनेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, मतलब हमें उतनी ताकत देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी एक्साइट कर दो वो तुरंत बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अक्रॉस अ पीरियड, तो फिर जैसे जैसे अक्रॉस अ पीरियड में आगे बढ़ोगे आपको उतनी ही ज़्यादा आयनेशन एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप अक्रॉस अ पीरियड मूव करें तो साइज़ छोटा हो रहा है, इधर साइज़ बड़ा था, है ना, तो साइज़ छोटा हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो अगर आपको उसको बाहर निकालना है तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो आप इसे नोट कर लो। तो जैसा कि हमने आयनेशन पोटेंशियल में स्टडी किया तो हमने क्या देखा कि अक्रॉस अ पीरियड आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट पीरियड में देखोगे तो हाइड्रोजन और इधर क्या पाया जाता है, हीलियम। दैट मीन्स कि हीलियम का आयनेशन एनर्जी क्या होता है, मोस्ट होता है। और अगर हम बात करेंगे हमारा ग्रुप 1 का सबसे बॉटम, जिधर साइज बड़ा हो रहा था ना, तो आयनेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड था, दैट इज सीजियम। सो सीजियम का आयनेशन एनर्जी सबसे लीस्ट होता है और हीलियम का सबसे मोस्ट होता है, आप इसको नोट कर लेना। और अगर सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स में कंपेयर करें तो मेटल्स का आयनेशन एनर्जी क्या होता है, कम, नॉन मेटल्स का ज़्यादा। सो नाउ वी विल डील विथ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी बोलो या फिर एनर्जी बोलो, पोटेंशियल नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एनर्जी क्या होता है। तो जैसा कि हमने स्टडी किया कि जब हम लोग किसी भी एटम से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे थे तो हमको उस एटम को क्या देना पड़ रहा था, एनर्जी देना पड़ता था। तो जब हम किसी एटम में एनर्जी देते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। तो अगर हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं बल्कि गेन कराना चाह रहे हैं, क्या गेन कराना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी एटम में गेन कराना चाह रहे हैं तो फिर वो एटम क्या एनर्जी अभी भी लेगा, नहीं, तो अब वो एटम एनर्जी को रिलीज़ करेगा।
हमने यहाँ लिखा है एनर्जी रिलीज्ड, दैट मीन्स हमने क्या कहा कि जब हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवा रहे थे तो हमें उस एटम में एनर्जी को इम्पार्ट करना पड़ता था, और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होता था उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जानते थे। नाउ अब हम एटम में इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं बल्कि गेन कराना चाह रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन कराना चाह रहे हो तब एटम उस समय एनर्जी को रिलीज़ करता है। ये तो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इसका डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन a neutral isolated gaseous atom is converted into negative gaseous आयन, और कोई भी गैसियस आयन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनायन, राइट। सो जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है जब हम किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी नेगेटिव गैसियस आयन में, दैट इज अनायन में, तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम लोग EA से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो या फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, समझ सकते हो। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक X दैट इज एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, जब उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए तो वो अनायन बन जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन फॉर्म करता है, तो माइनस दिखा दिए, अभी भी एक गैसियस है, प्लस इस बार एटम को एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं बल्कि वो रिलीज कर रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसको हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA, ठीक है। और जब एनर्जी रिक्वायर्ड होता है ना तो उसे हम पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोरीन का, तो यहाँ पर क्लोरीन एनर्जी को रिलीज कर रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वो क्या बन गया? Cl माइनस, और ये गैसियस है, तो यहाँ पर एनर्जी कितना रिलीज किया है? 349 किलो जूल पर मोल। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। एक मोल एक क्वांटिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। इतने सारे एटम्स में जब मैं एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ठीक है, तो इतना जूल एनर्जी रिलीज होता है, मतलब 349,000 जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, और इस एनर्जी रिलीज को आप नेगेटिव में दिखाओगे, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है तो आप लिखोगे इट इज़ -349 किलो जूल पर मोल। और ये आपको वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ वैसा क्वेश्चंस आएगा तो एग्ज़ाम में आपको वैल्यूज़ दिया रहता है। सो लेट अस टॉक अबाउट उसका वेरिएशन। तो ज़रा खुद से सोचो कि जब हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, राइट, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है ना। तो जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं, ठीक है, तो उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, एटॉमिक साइज उसका इंक्रीज कर रहा है। और जब हम पीरियड में देखें तो और जिस तरह से जाएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, और साथ ही साथ हमारा न्यूक्लियर चार्ज का भी कुछ रिलेशन होता है। तो आप इसको पहले नोट डाउन करो। सो आप इसका ट्रेंड को स्टडी करोगे तो जब हम लोग अक्रॉस अ पीरियड को में मूव कर रहे हैं तो साइज़ छोटा हो रहा है, और जब साइज़ छोटा हो रहा है तो दैट मीन्स उसका लेना, इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्टेन करना, दैट इज गेन करना आसान हो जाता है। और जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी
रिलीज करता है. सो दैट मीन्स आपको याद रखना है कि across a period इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है. दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वो ज़्यादा होता है. लेकिन जब हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स उतनी आसानी से गेन नहीं कर पाता है. क्या ये गेन कर पाएगा? ये तो मेटालिक इन नेचर है, तो ऑब्वियसली इसका साइज़ बड़ा है, तो ये गेन नहीं बल्कि वो लूज़ करना चाह रहा है. तो जब हम डाउन अ ग्रुप जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है. तो अगर हम बात करते हैं ग्रुप 17 का, तो वहाँ पर एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, तो हमने अभी जस्ट क्या देखा कि डाउन अ ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है. तो इसका मतलब फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए और क्लोरीन का कंपैरेटिवली कम होना चाहिए, क्योंकि नीचे आने पे डिक्रीज कर रहा है ना. लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आपको याद रखना होगा कि फ्लोरीन का इनफैक्ट कम है और क्लोरीन का बल्कि ज़्यादा है. ऐसा क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे समझोगे कि हमारे ग्रुप का सबसे पहला मेंबर है. ठीक है, और आप जानते हो कि एटॉमिक साइज़ ऊपर में छोटा होता है, नीचे आने पे बड़ा होता है, राइट. तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज़ काफ़ी छोटा होने की वजह से वहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ये एक टर्म है, जो एक सेल है और जो दूसरा सेल है टू इट्स यहाँ पर होता है ना जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर 2-7 जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो दो सेल के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है काफ़ी छोटा होने की वजह से. मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो है लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी है. ठीक है, तो ये एक फैक्टर है जो यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी आ जाता है. इस बाकी जनरली देखा जाए तो यही ट्रेंड होता है. सेम वे अगर हम बात करें ओ समबडी शुड टेल पॉसिबली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो इसमें भी देखा जाए तो ऑक्सीजन का हमारा क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए था, सल्फर का कम होना चाहिए था. बट यहाँ पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है. रीज़न बिहाइंड, ऑक्सीजन इज़ अ वेरी फर्स्ट मेंबर और काफ़ी छोटा साइज़ होने की वजह से यहाँ पर क्या हम ऑब्टेन करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और फिर ये हमारा एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी हो जाता है. तो आप, आई होप आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है. मतलब जितना ईजिली वो इलेक्ट्रॉन्स को ले पाएगा, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी उतना ज़्यादा होगा. ठीक है, जितना डिफ़िकल्टीज होंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका कम होता है. सो अब बच गया हमारा वेरी लास्ट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आपको जो भी डाउट्स अराइज होता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. थैंक यू.